मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आज के इस विषय के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा रहेगा वह है मुगल कालीन व्यापार वाणिज्य क्या था। मुगल कालीन व्यापार वाणिज्य की दशा किस प्रकार से थी, अर्थात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इस समय में व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से रहा था, वस्तु विनिमय का माध्यम क्या रहा, आयात निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी रही तथा विदेशी व्यापार की अवस्था किस प्रकार थी, भारत के व्यापारिक संबंध किन देशों से रहे थे, इन सब की जानकारी मुगल कालीन व्यापार वाणिज्य जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे। तो मुगल काल में थोक व्यापारी को, मुगल काल के अंतर्गत थोक व्यापारी को सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था। मुगल काल में थोक व्यापारी को सेठ, बोहरा या मोदी उस समय कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारी को उस समय व्यापारी व वणिक कहा जाता था। व्यापारिक व वणिक कहा जाता था। मुगल काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम रहा, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी एक प्रकार का अल्पकालीन पत्र था। हुंडी एक प्रकार का अल्पकालीन जो ऋण पत्र था, इसे कहा जाता था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। हुंडी एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण पत्र था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। सर्राफ ये रुपए के लेन देन का विशेषज्ञ था। सर्राफ रुपए के लेन देन का विशेषज्ञ था। यह हुंडी का ही कार्य करता था, हुंडी का भी काम करता था। इस प्रकार यह एक निजी बैंक की तरह कार्य करता था। सर्राफ जो कि एक निजी बैंक की तरह ही कार्य करता था तथा यह रुपए के लेन देन का विशेषज्ञ माना जाता था। मुगल काल में चुंगी की दर, मुगल काल में चुंगी की दर प्रारंभिक वस्तु के मूल्य का 2.5% थी। वस्तु के मूल्य का 2.5% थी, किंतु बाद में इसे बढ़ाकर 3.5% किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 3.5% किया गया था। जबकि औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5%, औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% लिया जाता था। हिंदू व्यापारियों से वस्तु के मूल्य का 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% लिया जाता था। विरंजी बोहरा जो कि सूरत का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा था। विरंजी बोहरा जो कि सूरत का ही एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा था। सूरत के व्यापार पर इसका एकाधिकार था। सूरत के व्यापार पर इसका एकाधिकार रहा था। इसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था।
इसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था विरजी बोहरा के पास। इसके अलावा नाखुदा नामक व्यापारी जहाज मालिक के एजेंट के रूप में काम करते थे। नाखुदा नामक व्यापारी जहाज मालिक के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। और विरजी बोहरा के अतिरिक्त इस काल के अन्य जो व्यापारी थे वे थे सूरत के अब्दुल गफर, इसके अलावा अहमद चेलाबी जो कि गोलकुंडा के थे, मीर जुमला तथा कोरोमंडल तट के मल्ले चेट्टी, काशी वीरन्ना तथा सुनका राम चेट्टी ये मुख्य रहे थे। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी जिसे ददनी अग्रिम संविदा एवं पेशगी कहा जाता था। इसके अंतर्गत दस्तकारों अर्थात जुलाहों को अग्रिम पेशगी देकर एक करार लिया जाता था। इसके अलावा मुगल काल के प्रारंभ में निर्यात की जो मुख्य वस्तु रही, मुगल काल के प्रारंभ में निर्यात की जो मुख्य वस्तुएं थी वे थी नील, शोरा, अफीम, सूती वस्त्र। मुगल काल के प्रारंभ में निर्यात की मुख्य वस्तु नील, शोरा, अफीम और सूती वस्त्र था, जबकि मुख्य आयात की जो वस्तुएं थी, मुख्य आयात की जो वस्तुएं रही वह थी सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम। सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि वस्तुओं का होता था। इस प्रकार मुगलकालीन निर्यात वस्तुओं में नील, शोरा, अफीम और सूती वस्त्र थे, जबकि आयातित वस्तुओं में सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि वस्तुओं का उस समय आयात होता था। इसके अलावा मुगल काल में सोने चांदी का आयात काफी बढ़ गया था। मुगल काल में सोने चांदी का आयात काफी बढ़ गया था, इसलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को मूसादार कहते थे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए उस समय 2 स्थल मार्ग रहे थे। उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए उस समय 2 स्थल मार्ग रहे थे, जैसे नंबर 1 में था लाहौर से काबुल तथा मुल्तान से कंधार तक। लाहौर से काबुल तक तथा मुल्तान से कंधार तक ये उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए उस समय 2 मुख्य स्थल मार्ग रहे थे। फिर मुगल काल में विदेशी व्यापार भी, आंतरिक व्यापार की तरह विदेशी व्यापार भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। मुगल काल में विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। एशिया और यूरोप के अनेक देशों के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। लंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब और लाल सागर के बंदरगाह तथा अफ्रीका से भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। लंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों तथा अफ्रीका से भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे।
मुगल काल में सूती वस्त्र जो उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग उस समय उन्नत अवस्था में रहा था, जिस पर कि सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित था। यह एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिसका विदेशों से अधिक निर्यात होता था। भारत में निर्मित कपड़ों को केली को कहा जाता था। भारत में निर्मित कपड़े को केली को कहा जाता था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ किया था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ किया था। चमड़े की वस्तुओं को बनाने का जो प्रमुख उद्योग था वह भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। कुछ अन्य उद्योग कुछ इस प्रकार थे, जैसे गुड़ और चीनी उद्योग, ये बंगाल, गुजरात और पंजाब के अंतर्गत आता था। मिट्टी के बर्तन, ये दिल्ली, बनारस और चुनार इसके अंतर्गत आते थे। जबकि रेशम उद्योग आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। फिर भी रेशमी कपड़ा विदेशों से ही मंगवाया जाता था। रेशमी कपड़े को पटोला कहा जाता था। रेशमी वस्त्रों को उस समय पटोला कहा जाता था। तांबे की खानें राजस्थान और मध्य भारत में थी। तांबे की खानें राजस्थान और मध्य भारत में थी। हीरा गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। हीरा गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से ही प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट कर दिया था। जिसे मीर जुमला अर्थात मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया था। इत्र अर्थात अस्मत बेगम द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अस्मत बेगम नूर जहां की माता का नाम था। तो इत्र सुगंधित तेल तथा गुलाब जल जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात के नाम प्रसिद्ध हैं। इत्र और सुगंधित तेल और गुलाब जल जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात के नाम काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा समुद्री जहाज़ों का निर्माण मुगल काल में उन्नत अवस्था में नहीं था। समुद्री जहाज़ों का निर्माण मुगल काल में बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था। अकबर ने इसके निर्माण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था, किंतु औरंगजेब ने एबिसिनियों तथा जंजीरा के सीरियों की सहायता से एक नौसेना तैयार की थी। तो अब हम मुगलकालीन व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत अलग अलग शासकों के समय व्यापार की क्या स्थिति रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुगल काल में देश में सामान्यतः शांति और व्यवस्था बनी रही थी। अतः इस युग में भारत के आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई थी। यूरोपियन जातियों के आगमन ने विदेशी व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन दिया था। अब हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय की विदेशी व्यापार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है बाबर और हुमायूं के शासनकाल के अंदर। तो बाबर के समय में भारत और काबुल के बीच उस समय व्यापार होता था। कंधार दोनों देशों के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा था। काबुल में फरगना, तुर्किस्तान, समरकंद आदि से व्यापारिक काफले आते थे और भारत से कपड़े, गलीचे, कालीन, कंबल, चीनी, जड़ी बूटी आदि वस्तुएं काबुल में उस समय भेजी जाती थी। यहाँ से अंगूर, आड़ू, तरबूज आदि फल भारत भेजे जाते थे।
हुमायूं के शासनकाल में भी यह व्यापार पूर्ववत चलता रहा, अर्थात बाबर की शासनकाल की ही भांति स्थिति रही। फिर है शेरशाह के समय में व्यापार वाणिज्य। तो शेरशाह के शासनकाल में भी व्यापार वाणिज्य की काफ़ी उन्नति हुई थी। अनावश्यक आंतरिक करों को समाप्त कर देने से विदेशी व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला था। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण बंगाल में विदेशी वस्तुओं पर किसी प्रकार का आयात शुल्क कर नहीं वसूला जाता था। उस समय तस्कर व्यापार को रोकना भी संभव नहीं था। फिर अकबर के समय विदेशी व्यापार वाणिज्य। तो अकबर के शासनकाल में साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम रही थी, अतः उसके शासनकाल में विदेशी व्यापार वाणिज्य की काफ़ी उन्नति हुई थी। अकबर के समय में गोवा, दमनदीप, दीव, सूरत, बंगलोर, हुगली, कालीकट, कोचीन आदि अनेक बंदरगाहों से आयात निर्यात किया जाता था। भारत के अफ़गानिस्तान, भूटान, फारस, अरब, अफ्रीका, जावा, सुमात्रा, चीन आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। अफ़गानिस्तान से फल, शराब, रेशम, ऊन, रंग, औषधि और नेपाल से कस्तूरी औषधियाँ, फारस से शराब, चांदी, सुगंधित वस्तुएं, दरियाँ और अरब से घोड़े और सुगंधित पदार्थ, अफ्रीका से हाथीदान, अंबर, सुमात्रा तथा जावा से गरम मसाले, लिम्बन तथा चीन से पारा आदि वस्तुएं उस समय भारत से मंगाई जाती थी तथा भारत से अफ़गानिस्तान को सूती वस्त्र, नील, नेपाल को सूती कपड़ा, नमक, शक्कर, तथा फारस को सूती वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, मसाले, अरब को सूती कपड़ा, अफ्रीका को सूती वस्त्र, मसाले और सुमात्रा, जावा को गरम मसाले उस समय भेजे जाते थे। इसी प्रकार जहांगीर के समय में भी व्यापार वाणिज्य की स्थिति ठीक रही। जहांगीर, नूरजहां, आसफ खां स्वयं भी एक अच्छे व्यापारी थे और स्वयं भी व्यापार का लाभ उठाते थे। जहांगीर बहुमूल्य पत्थरों, हीरे, जवाहरात आदि में स्वयं ही व्यापार करता था। जहांगीर के समय में अंग्रेज व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई थी। जहांगीर के शासनकाल में भारत से फारस की खाड़ी, गोवा, अफ्रीका, लंका आदि देशों को सूती कपड़े, वस्त्र, मसाले आदि उस समय वस्तुएं भेजी जाती थी। फिर है शाहजहाँ के समय में व्यापार वाणिज्य। तो शाहजहाँ के समय में भी व्यापार वाणिज्य की उन्नति रही। वह स्वयं भी व्यापार करते थे और लाभ उठाते थे। आसफ खां और मीर जुमला उस समय व्यापार में लगे हुए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में सीमांत मार्गों से व्यापार करना संभव नहीं रहा और विदेशी व्यापार के लिए जल मार्ग का सहारा उस समय लेना पड़ता था। शाहजहाँ ने अंग्रेज व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान नहीं की क्योंकि शाहजहाँ लाल सागर को स्वयं अपने व्यापार के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। फिर है औरंगजेब के समय में व्यापार वाणिज्य। तो औरंगजेब के समय में यूरोपियन व्यापारियों को लाभ कमाने का अवसर मिला। सूरत के व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए औरंगजेब को डचों को 12 लाख रुपए देने पड़े। औरंगजेब द्वारा पुर्तगालियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कारण उसके व्यापार वाणिज्य को प्रबल आघात पहुंचा था। जब मक्का से लौटते हुए शाही जहाज को विदेशियों ने लूट लिया था तो औरंगजेब इससे काफ़ी नाराज हुआ और उसने यूरोपियन व्यापारियों को कठोरता से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इन कारणों से विदेशी व्यापार को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस प्रकार मुगल काल में जो आयात की वस्तुएं थी, सोना,
चांदी, हाथी दांत, मूंगा, कीमती पत्थर, घोड़े, खच्चर, इत्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, जड़ी बूटियाँ, भोग विलास की वस्तुएं, शराब आदि का उस समय आयात किया जाता था। और चीन से रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, यूरोप से सीसा, शराब आदि अन्य वस्तुएं उस समय आती थी। इसी प्रकार निर्यात की वस्तुओं में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नील, अफीम, हींग, चीनी, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य पत्थर, मिर्च मसालों का उस समय निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार मुगल काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। भारत के अनेक देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। देश में समृद्धि और खुशहाली छाई हुई थी। सोने चांदी का उस समय आयात काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए भारत को उस समय सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना गया था। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है मुगलकालीन व्यापार वाणिज्य यही समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।